तो साल 2025 और भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, ऐसे में एक क्लासिक सवाल है ना? हाँ बिल्कुल सबके मन में कि भाई पैसा लगाएं कहाँ। सही। रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो दोस्तों विकास और स्नेहा की कहानी बताते हैं। बड़े दिलचस्प रास्ते चुने दोनों ने। जी चलिए जरा देखते हैं इसको। तो इन स्रोतों में हम बात कर रहे हैं 2025 के भारतीय निवेश माहौल की। विकास और स्नेहा, दो दोस्त। हाँ, विकास ने चुना रियल एस्टेट, वो पुराना सोचना कि भाई जमीन हमेशा कीमती होती है। और स्नेहा, उसने स्टॉक मार्केट की तेज रफ्तार पर दांव लगाया। अच्छा। तो उनकी कहानी से ना इन दोनों ही रास्तों के फायदे नुकसान सामने आते हैं। हाँ, और मजे की बात, उन्होंने आपस में एक शर्त भी लगा ली थी। अच्छा। कि 10 साल में देखते हैं किसका पैसा ज्यादा बढ़ता है। तो विकास ने शायद रिसर्च वगैरह करके, हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं, मैजिक ब्रिक्स जैसे पोर्टल्स देखे होंगे। बिल्कुल। तो नवी मुंबई में एक फ्लैट ली लियो, करीब 50 लाख रुपए का, कुछ अपनी सेविंग्स, बाकी लोन। ओके। और स्नेहा ने क्या किया? स्नेहा ने देखिए अपनी बचत को, जैसे आजकल ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, उनके जरिए म्यूचुअल फंड्स और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में लगाया। वो भी SIP, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी। तो विकास के केस में रियल एस्टेट, मतलब स्थिरता। हाँ, स्थिरता मिली। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में 20,000 रुपए महीने का किराया भी आने लगा और होम लोन पर टैक्स बेनिफिट अलग। लेकिन दिक्कतें भी हैं। शुरुआती लागत बहुत ज्यादा, फिर लोन की EMI भरो, मेंटेनेंस का खर्चा देखो, और सबसे बड़ी बात, लिक्विडिटी। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर फौरन बेच नहीं सकते आप, टाइम लगता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि 2025 के आसपास पुणे, हैदराबाद जैसे शहर मजबूत दिख रहे थे रियल एस्टेट के लिए। जी हाँ, उभरते हुए शहर थे वो। तो विकास को मिली स्थिरता, पर पैसा एक तरह से फंस गया। हाँ। अब स्नेहा की तरफ देखें तो स्टॉक मार्केट, उसमें क्या खास था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर औसतन 12% रिटर्न की उम्मीद थी, जो रियल एस्टेट ग्रोथ से ज्यादा लग रहा था उस वक्त। हाँ, 12% तो काफी है। और लिक्विडिटी, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पैसा निकालना आसान। और SIP वाला फायदा भी, छोटी रकम से शुरुआत। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, वो रिस्क तो है ही। जाहिर है, बाजार का जोखिम, उतार चढ़ाव, वो तो स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये कि 10 साल बाद हुआ क्या? उनकी शर्त का क्या बना? हाँ, ये मुकाबला कैसा रहा, स्थिरता बनाम जोखिम? ये दिलचस्प है। देखिए, जब 10 साल बाद हिसाब लगाया गया तो स्नेहा का पोर्टफोलियो करीब 1.4 करोड़ का था। ओह, 1.4 करोड़। और विकास की जो कुल संपत्ति थी, मतलब फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत और किराया मिलाकर, वो लगभग 1.25 करोड़ थी। अच्छा। तो स्नेहा थोड़ा आगे रही। हाँ, थोड़ी आगे। लेकिन एक स्रोत ये भी इशारा करता है कि स्नेहा का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन शायद इसलिए था क्योंकि उसने कुछ खास मिड कैप फंड्स चुने थे। अच्छा। और उन फंड्स ने उस दशक में कमाल का प्रदर्शन किया। तो फंड सिलेक्शन भी मायने रखता है। और विकास के मामले में रियल एस्टेट बढ़ा तो, पर शायद उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद की जाती है कभी कभी। समझ गया। तो सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि क्यों हुआ ये समझना है हमें। लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या सीखा इन दोनों ने? सबसे महत्वपूर्ण सबक देखिए वो था विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, वो तो हमेशा सुनते हैं। दोनों ने महसूस किया कि भाई एक ही जगह सारा पैसा लगाना ठीक नहीं। विकास ने भी बाद में जब किराया ठीक ठाक आने लगा तो SIP शुरू कर दी। अच्छा। और स्नेहा ने भी क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में रीट्स को शामिल किया। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के जरिए रियल एस्टेट में निवेश का तरीका। तो दोनों ने मिक्स करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये अनुभव ना, वो तो किताबें हैं जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाँ, मॉर्गन हॉजल की। हाँ, उसमें जो बातें हैं उनसे मिलता जुलता है कि निवेश के फैसले सिर्फ नंबर देखकर नहीं होते। सही बात है। अपने लक्ष्य, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपकी समझ, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल, आपकी अपनी साइकोलॉजी। तो इन सोतों से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही है कि कोई एक सही जवाब नहीं है ना? नहीं, कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। रियल एस्टेट उनके लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें स्थिरता चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, लंबी अवधि के लिए। और स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न की संभावना है, लिक्विडिटी बेहतर है, पर हाँ, जोखिम साथ में आता है। तो विकास और स्नेहा की कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि संतुलन बनाना, डाइवर्सिफिकेशन, शायद वही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक सोचने वाली बात निकलती है। स्रोत कहते हैं कि आखिर में दोनों ने ही डाइवर्सिफाई किया। हाँ,
सवाल ये उठता है कि सिर्फ रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट चुनने के बजाय इन दोनों को क्रिएटिव तरीके से मिलाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं? मतलब कैसे? जैसे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ रीट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में निवेश करना? क्या ये वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने का ज्यादा असरदार तरीका हो सकता है? अच्छा, मतलब सिर्फ ये या वो नहीं, बल्कि दोनों का सही तालमेल कैसे बिठाएं? बिल्कुल। ये सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं है, ये तालमेल मतलब सिनर्जी बनाने का सवाल है। इस पर गौर किया जा सकता है। वाकई सोचने लायक नुक्ता है ये। थोड़ा रुक कर, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप हमें समर्थन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मतलब विवरण में एक UPI लिंक दिया गया है, उसके जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। जी, आपका योगदान हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में मदद करता है।